नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रैपिड क्लासेस सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक के बारे में अपन जान रहे थे, जिसमें अपन ने सबसे पहला जो तत्व या कारक जो था स्थिति, उसका अध्ययन कर लिया। अब अपन दूसरे कारक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं, दूसरा कारक जो है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक जो है वो समुद्र से दूरी। अब देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो समुद्र से दूर स्थित है। कोई भी समुद्र है, चाहे अरब का सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी का हो, चाहे हिंद महासागर हो, कोई सा भी सागर हो, उससे दूर डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है, देखो अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी स्थान, जो भी क्षेत्र समुद्र के पास स्थित होता है, उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर समुद्र का समकारी प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होता है, मतलब समकारी प्रभाव दिखाई देता है। समकारी प्रभाव का मतलब साल भर में एक जैसा तापमान रहना, एक जैसा जो है आर्द्रता का रहना। तो ये समुद्र के समकारी प्रभाव हैं जो कि समुद्र के आसपास रहने वाले क्षेत्र में दृष्टिगोचर होते हैं। क्योंकि राजस्थान जो है वो समुद्र से दूर स्थित है, या इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है और इस उपमहाद्वीप में राजस्थान बिल्कुल आंतरिक रूप से स्थित है। राजस्थान उपमहाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, उन देशों की तुलना करते हुए अपन राजस्थान को देखें तो राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप में एकदम बीच में आता है। और एकदम बीच में आने की वजह से इसकी समुद्र से दूरी बहुत ज़्यादा होती है, और समुद्र से दूरी को महाद्वीपीयता भी कहते हैं। समुद्र से दूरी को अपन महाद्वीपीयता भी कहते हैं। इसलिए अपन बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान समुद्र से दूर स्थित है, तो राजस्थान के अंदर महाद्वीपीयता जलवायु पाई जाएगी। इसके अंदर समुद्र का समकारी प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होता। महाद्वीपीयता जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती हैं और उच्च तापमान वाली होती हैं। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? राजस्थान की वजह से, राजस्थान पे। और इसका कारण क्या है? समुद्र से अधिक दूर स्थित होना। अब अपन एक पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर मैंने ये 0 डिग्री अक्षांश, एक अक्षांश रेखा जो है ये खींच दी, जो राजस्थान से ऐसे होते हुए, मान लो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का कोई क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है। देखो मैं तुलना कर रहा हूं कि समुद्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो समुद्र महासागर है यहाँ आपको मिलता है, और ये राजस्थान स्थित है। अब राजस्थान जो है वो किसी भी समुद्र पर के पास में स्थित नहीं है, लेकिन ये स्थान और राजस्थान का यह स्थान दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, और दोनों एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी इनकी जलवायु में डिफरेंस है। जैसा मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, स्थिति के आधार पर कि जैसे जैसे अक्षांश चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे वायुमंडल में परिवर्तन होता रहता है, और वायुमंडल में परिवर्तन होने की वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है। तो उसका मोटा मोटी सारांश क्या निकला कि एक स्थान, एक अक्षांश पर जितने भी स्थान स्थित होने चाहिए उनकी जलवायु समान होनी चाहिए। तो मैंने एक अक्षांश जो है आपके सामने खींच दी। ये राजस्थान का एक गांव ए मान लिया, और ये बंगाल का गांव जो है बी मान लिया। चूंकि ए और बी दोनों जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो स्थिति के आधार पर इन दोनों की जलवायु भी समान होनी चाहिए, लेकिन दोनों की जलवायु अलग अलग होती है। अर्थात
जलवायु को स्थिति के आधार पर यह कारक भी प्रभावित करता है। कैसे करता है? एक बिंदु जो है वो समुद्र से दूर है, इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, जबकि बी बिंदु जो है वो समुद्र के पास में है। तो ए बिंदु पर समुद्र का समकारी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा, इस पर समुद्र के समकारी प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह समुद्र के पास में स्थित है तो इस पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ए स्थान की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु होगी, अर्थात शुष्क और उच्च ताप वाली जलवायु होगी, जबकि बी स्थान पे जो जलवायु होगी वो सम जलवायु होगी, अर्थात ना तो तापांतर में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा ना आर्द्रता के अंदर ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी दो क्षेत्रों की जलवायु में डिफरेंस पाया जाता है समुद्र से दूरी के आधार पर। तो ये चीज आप शायद समझ गए होंगे अच्छी तरह से। मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि साथ साथ में आपके अच्छे से नोट्स भी बन जाएं। तो समुद्र से दूरी, तो आप रखिए कि राजस्थान समुद्र से दूर स्थित होता है, दूर स्थित होता है, या इसको अपन बोल सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये बीचों बीच या आंतरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर की तरफ स्थित होता है, या इसको अपन बोल सकते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप में राजस्थान अंदर की ओर स्थित होता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या बताता है कि कोई भी स्थान किसी भी उपमहाद्वीप के बीचों बीच या आंतरिक या अंदर की ओर स्थित होता है तो समुद्र तो उसके किनारे किनारे पे स्थित होगा। तो अपने को दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा वो भी इस बात को इंडिकेशन करता है कि राजस्थान का किसी समुद्र से नजदीक में कोई ताल्लुकात नहीं होता। इन दोनों स्थितियों की वजह से, इन दोनों के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव का मतलब क्या होता है कि हर चीज सम हो, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, तापमान लगभग हर ऋतु के अंदर थोड़ा बहुत ही चेंज हो। ऐसा नहीं कि राजस्थान की तरह तापमान 0 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस हो। जहां समुद्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं उसके तापमान में, आर्द्रता में और शुष्कता के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता ऋतुओं के आधार पर, लेकिन राजस्थान में पाया जाता है। इसकी वजह भी यही है कि राजस्थान किसी भी समुद्र से दूर स्थित है, तो के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव राजस्थान की जलवायु में दृष्टिगोचर नहीं होता है, मतलब समकारी प्रभाव जो है वो आपको राजस्थान की जलवायु में देखने को नहीं मिलता है। और समुद्र का अगर दृष्टीय प्रभाव इसके अंदर नहीं दिखाई देता तो अपन एक दूसरा शब्द भी बोलते हैं महाद्वीपीयता या महाद्वीपीय जलवायु। उस शब्द के अंदर ऑटोमेटिकली आपको समझ आना है कि महाद्वीपीय जलवायु जो है उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं जो समुद्र से दूर स्थित होते हैं। और राजस्थान भी चूंकि समुद्र से दूर स्थित है तो राजस्थान की जलवायु समुद्र की से दूरी के आधार पर अपने महाद्वीपीय जलवायु भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसकी जलवायु के अंदर महाद्वीपीयता पाई जाती है, समुद्र से दूरी पाई जाती है, इसलिए राजस्थान की जलवायु शुष्क और उच्च ताप वाली होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसके कारण राजस्थान की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है, महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है।
महाद्वीपीय जलवायु कैसी होती है, तो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं। महाद्वीपीयता का मतलब क्या होता है? महाद्वीपीयता इसका मतलब क्या होता है? समुद्र से दूर, समुद्र से दूर। और महाद्वीपीय जो जलवायु होती है, महाद्वीपीय जो जलवायु होती हैं वो आपको किस तरह की मिलती हैं? शुष्क मिलती हैं और उच्च ताप वाली जलवायु जो है आपको मिलती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समुद्र से दूरी। अब वो पॉइंट जो है अक्षांश वाला पॉइंट जो रह गया वो मैं आगे की तरफ आपको लिखाता हूं कि कोई एक बिंदु, कोई दो बिंदु मान लो या दो क्षेत्र मान लो, किसी एक ही अक्षांश पर स्थित हों। एक बिंदु या एक क्षेत्र राजस्थान में स्थित हो, दूसरा क्षेत्र जो है वो बंगाल के खाड़ी के पास में स्थित हो, तो जो बंगाल की खाड़ी के पास में जो क्षेत्र स्थित है वहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो वहां महाद्वीपीयता जलवायु आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वो पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं कि कोई भी क्षेत्र समुद्र के पास में स्थित होता है तो जलवायु पर समुद्र का जो समकारी प्रभाव जो है, मतलब सम का मतलब समान जैसा प्रभाव जो है आपको देखने को मिलता है। तो एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर बंगाल की खाड़ी के पास या बंगाल के पास में मान लो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित क्षेत्र पर समुद्र के समकारी, समुद्र का समकारी प्रभाव दृष्टि गोचर होता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। तो मोटा मोटी बात यही है, समुद्र से दूरी का मतलब यही है कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, समुद्र से जैसे जैसे वो दूर चला जाता है उस पर समुद्र की समकारी प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर महाद्वीपीयता जलवायु पाई जाती है। तथा जो स्थान, चाहे एक ही स्थान एक ही अक्षांश पर स्थित हो, वे क्षेत्र या स्थान जो चाहे एक ही अक्षांश पर स्थित हो, समुद्र के पास जो स्थित होते हैं उस पर समुद्र का समकारी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और वहां पर सम जलवायु जो है देखने को मिलती है। तो ये अपना दूसरा कारक था, समुद्र से दूरी। तीसरा कारक है वो है धरातल। धरातल जो है राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है ये भी आगे की तरफ अपन देखते हैं। तो तीसरा कारक जो है वो राजस्थान का धरातल है, और धरातल जो है वो किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है। अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती पठारी प्रदेश को, पूर्वी हाड़ौती पठारी प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के जितने भी प्रदेश बसते हैं, दो प्रदेश बसते हैं, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 370 मीटर से नीचे मिलती है। जबकि बात करें हाड़ौती के पठार की, बात करें अरावली प्रदेश की, तो इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। तो राजस्थान के अंदर धरातल आपको कैसा मिला? उबड़ खाबड़ मिला, अर्थात कहीं पर धरातल जो है 370 मीटर से कम ऊंचाई वाला धरातल है, तो कई स्थान पर 370 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला धरातल पाया जाता है। तो इस प्रकार के धरातल वाले राज्य में, संपूर्ण राज्य में एक समान तापमान का पाया जाना संभव नहीं है। इसी कारण ग्रीष्म ऋतु में
कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है, जैसे कि चूरू, फलोदी, जोधपुर और पंचभद्रा। और शीत ऋतु के अंदर कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें तापमान जो है वो जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, जैसे कि माउंट आबू। तो इसकी वजह है धरातल, इसकी वजह क्या है? धरातल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो धरातल का क्या है कि हाड़ौती का पठार, अरावली व हाड़ौती के पठार को छोड़कर राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेश, तो अन्य भौतिक प्रदेश अब कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन दो को छोड़ दिया तो 4 के अंदर तो अपने डिवाइड किया ही है। और दूसरा कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो इनको छोड़ दिया जाए, कौन कौन से को? अरावली और हाड़ौती के पठार को। तो अन्य भौतिक प्रदेश की जो कि समुद्र तल से ऊंचाई 370 मीटर से कम पाई जाती है, जबकि जो आपने 2 भौतिक प्रदेश छोड़ दिए, कौन कौन से? अरावली व पूर्वी हाड़ौती पठार की जो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 370 मीटर से अधिक होती है, 370 मीटर से अधिक मिलती है। किसी भी स्थान की समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, किसी भी स्थान की जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, उस स्थान का तापमान जो है वो कम होता जाता है। या आप रफली ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी स्थान है, उसकी समुद्र तल से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, तापमान वैसे वैसे घटता चला जाएगा। अब बात करें माउंट आबू और थार के मरुस्थल की, बात करें माउंट आबू और थार के मरुस्थल की, तो माउंट आबू जो है उसकी जो शिखर चोटी है वो 1722 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है, जबकि थार के मरुस्थल की ऊंचाई 370 मीटर से कम है। तो जो माउंट आबू का जो शिखर है वो 1722 मीटर ऊंचा है, तो उसकी ऊंचाई अधिक है, और उसकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से वहां पर तापमान कम मिलता है, और तो वहां पर सर्दियों में तापमान जो है वो 0 डिग्री के आसपास चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। और थार के मरुस्थल का तापमान ग्रीष्म में 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये ताप में इतना ज्यादा डिफरेंस है, और वो ठंडा होने की वजह से ही माउंट आबू को पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। तो उसकी वजह है समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, तापमान में गिरावट होती चली जाएगी, और समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, दूरी का मतलब ऊंचाई बढ़ते जाना, तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वायु की सघनता भी कम होती चली जाएगी, अर्थात वायु जो है वो विरल होती चली जाएगी। अब इसका क्या मतलब समझे कि सघनता और विरलता क्या है। अगर किसी विशिष्ट क्षेत्र में वायु की मात्रा अगर अधिक हो तो उस विशिष्ट क्षेत्र की वायु को संघन वायु कहा जाता है, और उसी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर वायु की मात्रा कम हो तो उसको बोला जाता है विरल वायु क्षेत्र, विरल वायु क्षेत्र। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी,
तापमान कम होता जाएगा और वायु की सघनता कम होती चली जाएगी, या अपन ये बोल सकते हैं वायु की विरलता बढ़ती चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से राजस्थान का जो धरातल है वो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग है, धरातल की ऊंचाई अलग अलग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश और थार के मरुस्थल की समुद्र तल से ऊंचाई कम है, इसलिए ऊंचाई कम होने की वजह से वहां पर आपको तापमान ज्यादा मिलेगा। जबकि हाड़ौती का पठार और अरावली प्रदेश जो है उनकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, और समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने की वजह से वहां पर आपको तापमान भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि धरातल भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि थार का मरुस्थल इतना गर्म क्यों और पहाड़ी प्रदेश इतना ठंडा क्यों, क्योंकि थार के मरुस्थल की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कम होती है, इसलिए तापमान अधिक होता है। जबकि पठारी और पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होती है, और ऊंचाई अधिक होने की वजह से वहां तापमान कम होता है, और तापमान कम होने की वजह से वहां पर जो है आपको ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो यह आपको पॉइंट याद रखना है। अब इस धरातल को लेके बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता ही है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें तो तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और 50 डिग्री का तापमान उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होती है। जैसे थार का मरुस्थल मिल सकता है या पूर्वी मैदानी प्रदेश मिल सकता है। लेकिन इसी ग्रीष्म ऋतु के अंदर जितने भी पठारी या पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं उनका तापमान जो है आपको क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। वहां की जगह ठंडी होती है, इसलिए पर्यटक जो है वहां पर जाते हैं ठंड की वजह से। जैसे माउंट आबू के अंदर गर्मियों के अंदर घूमने जाते हैं क्योंकि उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा है, और समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ ठंड रहती है, तापमान कम होता है और घूमने वाले को आनंद की अनुभूति होती है, तो वो पर्यटन स्थल के रूप में जो है डेवलप हुआ है। अब बात करते हैं अपन सर्दियों की, बात करते हैं अपन सर्दियों की। तो सर्दियों में भी सेम वैसी बात है कि समुद्र तल से जैसे ऊंचा होगा, समुद्र तल से जैसा ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तापमान गिरता जाएगा, तो शीत ऋतु के अंदर तापमान उनका सबसे कम मिलेगा। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कौन से क्षेत्र का मिलेगा, जो धरातल से सबसे ऊंचा है, अर्थात पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेशों का शीत ऋतु में भी तापमान सबसे कम मिलता है। जैसे कि माउंट आबू का तापमान ऐसा माना जाता है, माउंट आबू का तापमान जो है वो सर्दियों में माना जाता है कि 0 डिग्री जो है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। जबकि जयपुर का तापमान कभी भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचा नहीं जा पाता, अर्थात जो जयपुर का न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शीत ऋतु में, और वही तापमान विषी ऋतु के अंदर माउंट आबू के अंदर तापमान चला जाता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात सीधी सी बात यही निकल के आती है, चाहे ऋतु ग्रीष्म हो चाहे ऋतु शीत हो, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान घटेगा, और समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई कम होती चली जाएगी तापमान बढ़ता चला जाएगा। अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक बढ़ता है तो एक घटती है। ठीक है, तो यह आपका अगला कारक था। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आता है अरावलीय पर्वत श्रृंखला की स्थिति, या कई बार दिक् स्थिति भी लिखा हुआ आता है, वो राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अरावली पर्वतीय श्रेणी की दिक् स्थिति, या ऐसे भी बोल सकते हैं अरावलीय पर्वतीय श्रेणी की दिशा भी जो है राजस्थान की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मैं एक बार राजस्थान का डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। ये विषम चतुर्भुजीय होता है,
इस तरह से होता है। ये उत्तर भाग होता है, ये राजस्थान का दक्षिण, ये आपका पूर्व भाग, सॉरी ये पश्चिम भाग, पूर्व ही होगा इधर आपका पूर्व भाग, और ये आपका पश्चिम भाग है। ठीक है, अब अरावली की मैं पोजीशन आपके सामने रख रहा हूं। कुछ इस प्रकार की पोजीशन अरावली की होती। थोड़ी और संकड़ी कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से उसकी चौड़ाई दिखने को मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि अरावली की जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है वो कौन से दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। तो मैंने जो एरो का निशान लगाया है, इस दिशा में अरावलीय पर्वतीय श्रृंखला की दिशा होती है। तो इस दिशा को मापने के लिए आपको पहले ये बिंदु और यहां पर आओगे तो इन बिंदु को आपको लिखना है। तो ये बिंदु किस किस के बीच में स्थित है? दक्षिण पश्चिम से ये बिंदु जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है और किधर की तरफ वितरित हो रहा है? आपके उत्तर पूर्व की ओर। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठ के आता है कि राजस्थान में अरावली की दिशा किधर होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, अर्थात इस दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन जो है अरावली से उठ के आता है वो चौड़ाई को लेके आता है। चौड़ाई को लेके आता है कि चौड़ाई जो है वो कौन सी दिशा में अधिक होती है और कौन सी दिशा में कम होती है। तो आप डायग्राम देखो तो यहां पर चौड़ाई इतनी है और यहां पर चौड़ाई इतनी है, अर्थात अरावली की चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम दिशा में मिलती है और सबसे कम जो है वो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर मिलती है। तो चौड़ाई सबसे अधिक जो है वो कौन सी दिशा में मिली आपको? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और सबसे कम जो है वो आपको कौन सी दिशा के अंदर मिली? वो आपकी उत्तर पूर्व। सबसे कम जो है वो उत्तर पूर्व के अंदर मिली। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अरावली जिस दिशा में आगे की तरफ बढ़ती है उसी दिशा में उसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है। तो ये दो पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जलवायु जो है वो कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया। देखो, अरावली के लिए यह भी बोला जाता है कि अरावली का सबसे ज्यादा अपर्दन हो रहा है। अपर्दन का मतलब अरावली के जो छोटे छोटे कण हैं वो टूट टूट कर अरावली से पृथक होकर मैदानी भागों की ओर जा रहे हैं। सर्वाधिक अपर्दन हो रहा है और अरावली जो है वो कटी फटी भी बहुत है। एकदम रेगुलर अरावली नहीं है, बीच में कटी फटी भी है। बीच में जगह जो है वो उसकी कैसी मिलती है? कटी फटी। अरावली का सर्वाधिक अपर्दन होने के बाद में भी और अरावली सर्वाधिक कटी फटी होने के बाद में भी राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। कैसे योगदान होता है ये आप देखिए। सबसे पहले अपन मानसून को लेकर चलते हैं कि मानसून से जलवायु को अरावली कैसे प्रभावित करती है। आपको पता है कि जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, अरावली के जो राजस्थान के अंदर मानसून जो है एक बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है और एक अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उन दोनों ही मानसून के अंदर जो है बारिश कम होती है राजस्थान के अंदर। उसकी एक वजह जो है अरावली भी है। जैसे कैसे? इधर से कोई मानसून आया, उस मानसून को अपन दक्षिण पश्चिम मानसून ही बोलेंगे। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा है। और इधर से कोई मानसून आ रहा है उसको अपन बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये मानसून कहां से आता है? अरब सागर से आता है। अरब सागर से आने वाला मानसून होता है। ठीक है, अरब सागर से मानसून जैसे राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा भी जो है अरावली की दिशा के अनुसार ही होती है, अरावली की दिशा की ओर ही होती हैं या अरावली की दिशा के समानांतर होती हैं। ये जो मैंने दिशा लिखी है कि यही दिशा अरावली की है
और यही दिशा जो है वो मानसून की है। अरावली की दिशा भी क्या है, ये आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून और अरावली की जो दिशा है वो एक दूसरे के समानांतर होने की वजह से वो कहीं पर भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और टकराव नहीं होने की वजह से इस मानसून के अंदर जो भी नमी है उस नमी का संघनन नहीं होगा, और जब संघनन नहीं होगा तो इस मानसून से जो है बारिश भी बिल्कुल नहीं होगी, और ये मानसून निर्बाध का मतलब कि बिना बारिश किए हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो देखो अरावली की ये दिक् स्थिति या अरावली की जो दिशा है उस दिशा ने ही राजस्थान के अंदर बारिश कम करवाई। अगर ये दिशा जो है, अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा ये होती और अरावली इसके लंबवत ऐसे समकोण पर स्थित होती, किस पर, समकोण पर स्थित होती, तो ये मानसून जाकर अरावली से टकराता, और अरावली से टकराकर उसके अंदर जो आर्द्रता या नमी पाई जाती है उसका संघनन होता, और संघनन होकर अरावली से यहां नीचे की तरफ जो है वो खूब बारिश होती। तो राजस्थान की जलवायु या राजस्थान में कम वर्षा का होना भी अरावली की दिक् स्थिति या अरावली की दिशा जो है वो प्रभावित करती है, क्योंकि वास्तव में अरावली की दिशा और दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा एक पैरेलल होने से या एक ही दिशा में होने से ये मानसून जो है वो अरावली के समांतर होते हुए बिना बारिश किए हुए आगे की तरफ निर्बाध निकल जाता है। अगर वो समकोण पर या लंबवत होता, ऐसे मालूम मानसून होता और ऐसे ये आपकी अरावली होती और ये आपका मानसून होता, तो एक दूसरे से टकराते तो आर्द्रता में संघनन होता, संघनन होने की वजह से यहां बहुत सारी बारिश होती। तो देखो राजस्थान में बारिश कम होने की लिए जिम्मेदार कारक भी क्या है, अरावली है। अरावली जो है वो एक जिम्मेदार कारक हो गया जो राजस्थान के अंदर बारिश नहीं होने दे रहा। उसकी वजह है मानसून और अरावली की दिशा का एक दूसरे के समानांतर होना। अब देखिए ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून आया है ये सिर्फ और सिर्फ इन स्थानों पर टकराएगा, तो इन स्थानों पर बारिश भी होगी। देखो इन स्थानों पर टकराएगा तो इन स्थानों पर बारिश भी होगी। तो ये स्थान कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है। ये जो यहां पर जिले जो हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून से कौन कौन से जिले के अंदर बारिश होती हैं, तो सिरोही यहां स्थित है, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये क्षेत्र जो है वो यहां पर स्थित है। तो यहां से मानसून टकराएगा और मानसून टकराएगा तो यहां संघनन होकर इन जिलों के अंदर बारिश होगी, जबकि शेष जिले जो हैं वो उसके अंदर बारिश नहीं होगी। बारिश क्यों नहीं होगी, क्योंकि मानसून की दिशा और अरावली की दिशा समानांतर के होने की वजह से उन दोनों में टकराव नहीं हो पाता, और टकराव नहीं होने पाने की वजह से बारिश नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान के कौन कौन से जिले में बारिश होती है, सिरोही जिला, डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, इनके अंदर बारिश होती है, जो कुल बारिश का लगभग 10% बारिश मानी जाती है। अर्थात राजस्थान के अंदर जितनी भी बारिश होती है उसकी 10% बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है राजस्थान की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग वर्षा करता है, तो ये 10% भाग जो है वर्षा करता है। कई बार जो है वो आपको स्थिति देखकर भी पूछ सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान की कौन सी दिशा में बारिश होता है, तो वो ये यूं ऑप्शन दे देते हैं कि उत्तर दिशा में होता है, दक्षिण दिशा में होता है। तो आपको देखो ये पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है, ये दक्षिण पश्चिम है। तो राजस्थान के अंदर बारिश जो है एक तो इस क्षेत्र में होगी और थोड़ी बहुत जो है इस क्षेत्र के अंदर भी बारिश होंगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से
बारिश जो है राजस्थान के जो दक्षिण इलाके, ये कौन कौन से हैं, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये किधर है, दक्षिण वाले भाग के अंदर ही उपस्थित है। तो दक्षिण वाली दिशा के अंदर बारिश होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में, दक्षिण राजस्थान में बारिश करवाता है, जबकि ये पश्चिम और उत्तर वाले भाग में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। किसकी वजह से? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि इसने जलवायु को कैसे प्रभावित किया। तो जलवायु को प्रभावित करने के लिए अपने को सबसे पहले अरावली की दिशा जाननी पड़ेगी कि अरावली किस दिशा में है। तो मैंने आपको डायग्राम से बताया कि अरावली इधर की तरफ स्थित है, तो इसको अपन लिखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की सामान्य दिशा होती है, और इसी दिशा के अंदर क्रमबद्ध तरीके से अरावली जो है आगे की तरफ बढ़ती है। चौड़ाई की बात करें तो अरावली सबसे ज्यादा चौड़ी यही होती है, और इधर की तरफ जाते जाते वो क्या होती जाती है, संकड़ी होती चली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है उसको लेकर मैं आपको समझाया हूं। अब बंगाल की खाड़ी का मानसून भी लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि उससे भी राजस्थान में बारिश कम होती है। तो देखो, दक्षिण पश्चिम के मानसून से राजस्थान में बारिश कम होने की मुख्य वजह है अरावली की दिशा, और दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा एक दूसरे के समानांतर होती है, और समानांतर होने की वजह से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अरावली से टकरा नहीं पाता है, और जब टकरा नहीं पाता तो उसकी आर्द्रता के अंदर जो है वो संघनन नहीं हो पाता, और संघनन नहीं हो पाने की वजह से जो है बारिश नहीं हो पाती। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान के अंदर सिर्फ 10% बारिश होती है, जो कि सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जिले जो हैं इनकी स्थिति जो है मानसून के सामने होती है, तो यहाँ पर टकराव होता है, इसकी वजह से यहाँ हल्की सी बारिश होती है। तो ये बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश का कम होने की वजह भी क्या है, ये अरावली की प्रत श्रृंखला है। अब देखो, मैंने ये बताया कि आपको अगर ये समानांतर रहेगी तो बिना टकराए हुए सीधे की तरफ निकल जाएगी। अगर आपको ज्यादा बारिश करवानी होती तो आपको अरावली ऐसे रखनी पड़ती, लेकिन भगवान ने जैसे अरावली रख दी उसी के आधार पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये समकोण पे होती तो सारे का सारा मानसून जो है अरावली से टकराता, और टकराने की वजह से यहाँ आर्द्रता में संघनन होकर बारिश होती, तो राजस्थान के अंदर वर्षा की कमी नहीं होती। तो जलवायु को प्रभावित किया है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित किया है अरावली की सिर्फ और सिर्फ दिशा और स्थिति ने। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं कि ये बात तो समझ में आ गई कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है राजस्थान के अंदर बारिश नहीं कर पाया। अब मैं मान लेता हूं कि बंगाल की खाड़ी इधर से है, बंगाल की खाड़ी यहां पर है, तो यहां से भी मानसून उठा, बंगाल की खाड़ी के अंदर भी मानसून उठा, तो उस मानसून के अंदर आर्द्रता थी, मानसून के अंदर क्या थी, आर्द्रता थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान के भारत के जो जितने भी पूर्वी भाग हैं, पूर्वी भाग के अंदर बारिश करते 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 यहां पर पहुंचता है। पूरे भारत के अंदर बारिश करते 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 जो है वो यहां अरावली के पास आकर पहुंचता है। यह बात सही है कि यहां पर अरावली और इसकी दिशा एक दूसरे के समकोण पे होती है, और समकोण की होने की वजह से यहां बारिश भी अच्छी होती है। तो मुख्य बारिश जो है अपनी बंगाल की खाड़ी से होती है, लेकिन यह भी उतनी बारिश नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो आर्द्रता मानसून, जो आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से लेकर चला था, क्या वही की वही आर्द्रता यहां बची रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहां पर मान लो कि 100% आर्द्रता लेके चला, तो यहां पर आर्द्रता घटते घटते मान लो कि 40% हो गई। तो अब आर्द्रता कम हो गई तो यहां पर बारिश भी कम होगी। लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी का जो भाग है, ये जो इतना भाग है, ये कौन सा भाग है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसको बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश करता है, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में अरावली की दिक् स्थिति तथा बंगाल खाड़ी के मानसून की आर्द्रता कम हो जाने की वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है। तो यह क्षेत्र तो बिल्कुल ही
आपका जो है पश्चिम वाला क्षेत्र तो बिल्कुल ही बंगाल की खाड़ी को भी रोक के बचा हुआ है, और इधर वाला भी इसके निर्बाध निकल रहा है। कोई बच्चा सुच्चा मानसून जो है यहाँ पर पहुंचता है और बारिश करता है। तो राजस्थान में कम वर्षा होना, इन दोनों कारणों को आप समझ गए होंगे। पहला कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का अरावली की दिशा के समानांतर होना। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून अपनी अधिकांश आर्द्रता से बारिश जो है पूरे भारत के अंदर करते हुए आता है, और जब राजस्थान में प्रवेश करता है तो उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, और आर्द्रता कम हो जाने की वजह से फिर उससे बारिश होती है, लेकिन उतनी बारिश नहीं होती, कम बारिश होती है। और वो बारिश कहाँ कहाँ पर होती है? ये पूर्वी भाग के अंदर और इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश होती है। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दक्षिण वाले भाग के अंदर बारिश की थी। थार के मरुस्थल के अंदर कोई विशिष्ट मानसून नहीं है जो बारिश लेके आए, इसीलिए उसको थार का मरुस्थल कहा गया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को शायद समझ में आ गए होंगे कि ये बारिश से संबंधित पॉइंट है। अगला पॉइंट और है, देखो एक पॉइंट और है इसी अरावली की स्थिति से, वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे करता है, एक बार मैं आपको डायग्राम बनाकर फिर इस अरावली की स्थिति के आधार पर जलवायु के एक अन्य फैक्टर, ये तो मैंने आपकी बारिश का फैक्टर बताया है, ये राजस्थान है। एक डायग्राम अपन बना लेते हैं जल्दी से। ये उसका उत्तर, दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम, ठीक है। ये अरावली की मैंने स्थिति आपके सामने बना दी। अब देखिए एक पॉइंट और आता है। पॉइंट वो आता है कि अरावली की स्थिति ही पूरे राजस्थान के अंदर एक समान ताप नहीं रहने देती, एक समान तापमान नहीं रहने देती। ये भी क्वेश्चन आता है। इसलिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में तापांतर पाया जाता है। अगर इधर का और इधर के तापमान की तुलना करें तो इधर तापमान ज़्यादा मिलेगा, इधर तापमान कम मिलेगा। इसके लिए भी जिम्मेदार माना जाता है अरावली की दिक् स्थिति या दिशा को। देखो कैसे, ये मान लो अरावली है, ठीक है, और ये अरावली के इधर वाला पश्चिम वाला भाग हो गया, और ये अरावली के इधर वाला पूर्व भाग हो गया, और बीच में अरावली जो है एक लंबी दीवार के रूप में दोनों वाले क्षेत्रों के मध्य एक दीवार खड़ी कर रखी है। और दीवार खड़ी कर रखी है इसकी वजह से पूर्व की जलवायु, पूर्व दिशा की जलवायु या पूर्व दिशा की जो वायुमंडलीय अवस्था है या वायुमंडलीय स्थिति है, वो पश्चिम वाली वायुमंडल या पश्चिम वाली जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। अर्थात इधर वाली जलवायु और इधर वाली जलवायु आपस में मिल नहीं पाती। दोनों को पृथक रखता है क्या? अरावली। जैसे आप एक बोतल के अंदर चीनी रख लो और एक बोतल के अंदर आप जो है पानी रख लो, तो वो आपसे कभी सममांगी मिश्रण मिल सकता है क्या? सममांगी मिश्रण बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। जब चीनी को और पानी को दोनों को मिला दोगे फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ चीनी है कहाँ पानी है। तो कहाँ चीनी है कहाँ पानी है, इसके लिए आपने क्या किया? दोनों विलयनों को आपने मिला दिया, दोनों विलयन आपस में मिले। लेकिन यहां पर इधर वाली जलवायु और इधर वाली जलवायु जो है वो आपस में मिल नहीं पाती, उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। उसकी वजह है इन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हुआ है अरावली। इसीलिए इधर वाले क्षेत्र और इधर वाले क्षेत्र के दैनिक, मासिक और वार्षिक ताप में डिफरेंस पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान के दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो उसका कारण भी अरावली की दिक् स्थिति है, क्योंकि अरावली जो है पूर्व और पश्चिम के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हुई है, और दीवार बन के खड़ी हुई है तो पूर्व की जलवायु पश्चिम की जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। इन दोनों के अंदर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए इनके अंदर तापांतर पाया जाता है। अगर यह अरावली नहीं होती, ये अरावली नहीं होती तो इधर की सारी चीजें इधर आती, इधर की चीजें सारी चीजें इधर आती, तो सारा का सारा जो जलवायु है वो एक जैसा होता, तो आपको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर तापांतर नहीं मिलता। तो
दैनिक, मासिक और जो ईयरली तापांतर में डिफरेंस है उसके लिए भी जिम्मेदार है आपकी अरावली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इस तरह से जलवायु जो है वो राजस्थान की, ये जो अरावली की पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ पांचवें कारक की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला है ऊंचावच, जिसको थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूं। ऊंचावच या जिसको अपन बोल सकते हैं धरातल ऊंचाई, धरातल की ऊंचाई। वैसे धरातल में ये बता चुका हूं मैं आपको, धरातल की ऊंचाई और धरातल की ऊंचाई व संभाव, स्वभाव, ये चीज में है आपको धरातल के अंदर ही बता चुका हूं। ऊंचावच का मतलब क्या होता है? समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई। तो इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र की धरातल से ऊंचाई बढ़ती है, धरातल से ऊंचाई बढ़ती है, उस स्थान का तापमान जो है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ती जाएगी धरातल से, जैसे समुद्र के तल से जैसे जैसे आप ऊंचे की तरफ जाते जाओगे तो वहां पर तापमान कम होता जाएगा और वायु जो है वो, वायु की जो विरलता, विरलता का मतलब वायु के अंदर जो गैसों के कणों का दूर दूर स्थित होना, उसको विरलता बोलते हैं। विरलता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और सघनता जो है वायु की, सघनता जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी की वजह से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं दो स्थानों के अंदर। एक तो आपका माउंट आबू और एक जयपुर। अब माउंट आबू जो है इसका सर्वोच्च शिखर 722 मीटर पर स्थित है और जयपुर 370 मीटर से भी कम है। तो यहां पर तापमान आपको सर्दियों में तापमान जो है कम से कम कितना मिल जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिल जाएगा, जबकि इसका तापमान जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है। इसकी तुलना कर सकते हो आप शीत ऋतु को लेकर। शीत ऋतु के अंदर आपने दो क्षेत्र लिए, एक माउंट आबू का क्षेत्र लिया जिसका शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इतना नीचा तापमान जाने की वजह है उसकी ऊंचाई का अधिक होना, और उसका कंपैरिजन किया जयपुर के अंदर न्यूनतम तापमान जो है शीत ऋतु में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचा आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि जयपुर की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कम होती है। तो ये कारक भी, ऊंचाई वाला कारक भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान घटता जाएगा, वायु की विरलता बढ़ती जाएगी और सघनता घटती चली जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है मानसूनी व चक्रवाती हवाएं। ये लास्ट कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। मानसूनी और चक्रवाती हवाएं जिसके अंदर अपन पवन संबंधी कारक जो दूसरा कारक था वो भी इसी के अंदर काउंट कर लेते हैं। पवन संबंधी कारक कि पवनों की वजह से या चक्रवाती हवाओं की वजह से भी राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मानसून के अंदर एक दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने आपको अभी बताया है, जो कहां से शुरू होता है? अरब सागर से शुरू होता है, और अरब सागर से शुरू होने के बाद में ये मानसून अरावली की दिक् स्थिति के कारण, अरावली की दिक् स्थिति के कारण, ये चीज मैं बता चुका हूं, अरावली की दिक् स्थिति के कारण राजस्थान में बिना बारिश किए हुए निर्बाध निकल जाता है।
क्या निकल जाता है? निर्बाध निकल जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, निकल जाता है, क्योंकि ये जो मानसून है वो अरावली के समानांतर होता है, इसलिए कहीं टकराव नहीं हो पाता, इसलिए सीधा निकल जाता है। और इस मानसून से राजस्थान के अंदर 10% जो है बारिश होती है, जिसमें सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये बता चुका हूं। और दूसरा जो मानसून है वो आपको मैंने बताया बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। बंगाल की खाड़ी मानसून जो है वो भी बताया मैंने आपको कि इस बंगाल की खाड़ी का मानसून जैसे जैसे राजस्थान के पास पहुंचता है उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, और आर्द्रता कम हो जाने की वजह से ये भी बारिश कम कर पाता है। इसके अलावा कुछ पश्चिम दिशा से भी कुछ पवनें या हवाएं जो हैं राजस्थान की ओर चलती हैं। पश्चिम से किधर से आएंगी? पाकिस्तान साइड से। पश्चिम की तरफ क्या है राजस्थान के? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है ग्रीष्म ऋतु के अंदर किस प्रकार की हवाएं दे सकता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर पाकिस्तान आपको गर्म और शुष्क हवाएं देता है, जिन्हें पश्चिमी हवाएं, पछुआ पवन, इसको पश्चिमी हवाएं या पछुआ पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन भी कहते हैं। जो ये पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं ये पाकिस्तान साइड से आएंगी, और जो आपकी ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मी के समय पाकिस्तान कैसी हवाएं छोड़ता है? गर्म और सूखी हवाएं छोड़ता है। और गर्म और सूखी हवाएं जैसे ही राजस्थान से होकर गुजरती हैं, राजस्थान को और गर्म कर देती हैं, तथा राजस्थान के अंदर जितनी भी आर्द्रता पाई जाती है उस आर्द्रता की भी कमी कर देती हैं, बारिश की संभावना और कम कर देती हैं। ये पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं जिन्हें पछुआ पवन भी कहते हैं। लेकिन यही बारिश, यही पवने शीत ऋतु के अंदर, कौन से ऋतु में? शीत ऋतु महीना में आपका लिखता हूं दिसंबर टू जनवरी। जब ये हवाएं आती हैं तो अपने साथ शीतोष्ण कटिबंध को लेकर राजस्थान में कुछ सीमित क्षेत्र के अंदर सीमित मात्रा में बारिश करवाती हैं, और उस बारिश को कहा जाता है मावठ कहा जाता है। उस बारिश को क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मावठ होने की वजह क्या क्या है। मावठ जो है वो किस कारण से होती हैं? तो इसके आंसर अलग अलग तरह से आपको ऑप्शन देकर पूछे जा सकते हैं। मावठ किसकी वजह से होती हैं? तो पछुआ पवन कर सकते हो। पछुआ पवन शीत ऋतु के अंदर, पश्चिम से आने वाली हवाएं, पश्चिम हवाएं जो शीत ऋतु के अंदर आती हैं, और ये शीत ऋतु के अंदर आती हैं, इसको कई बार पश्चिमी विक्षोभ भी बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ ये भी कई बार ऑप्शन में दिया हुआ आता है, कई बार ये ऑप्शन नहीं आते और मावठ के लिए पश्चिमी विक्षोभ लिखा हुआ आता है। तो पश्चिमी विक्षोभ भी जो है आपके यहाँ पर मावठ वर्षा करवाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दिसंबर और जनवरी में होती है और सीमित मात्रा में होती हैं और सीमित मात्रा में बारिश होती है। तो ये मानसून या पवन संबंधी कारक है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी पवनें और कौन कौन से मानसून चलते हैं। तो आपको मैंने बारिश के सीजन में बताया कि बारिश के सीजन के अंदर दो मानसून आपके आते हैं। एक तो आता है आपका अरब की सागर से उठकर दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसकी दिशा अरावली की दिशा के समानांतर होती है, इसलिए वो बारिश सबसे कम करता है। वो सिर्फ सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बारिश कर पाता है, जो राजस्थान की कुल बारिश का सिर्फ 10% होता है। ठीक है। दूसरी जो मानसून या हवाएं आती हैं बंगाल की खाड़ी की साइड से आती हैं। जब वो हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर निकलती हैं तब तो उसमें आर्द्रता बहुत अधिक होती है। जब वो राजस्थान तक पहुंचती हैं तो उसमें आर्द्रता में एक बहुत कमी आ जाने की वजह से बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान के अंदर बारिश बहुत कम होती है। जो भी बारिश होती है वो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाली पछुआ पवने या पश्चिमी पवने
पश्चिमी पवनें जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर शुष्क व गर्म होती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान का तापमान और बढ़ता है और उसमें नमी की मात्रा और कम होती है और बारिश और कम होती है। लेकिन यही पवनें जब शीत ऋतु के अंदर आती हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो पवनें हैं इनके साथ मिक्स शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इन पश्चिमी विक्षोभ है इसके अंदर आपकी पश्चिमी हवा और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, ये दोनों जब मिल जाते हैं तभी इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अपने साथ कुछ नमी लेके आता है, जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में कुछ सीमित क्षेत्र के अंदर सीमित मात्रा में बारिश करवाता है, जिसको माउट कहते हैं। और ये माउट जो है शीत ऋतु की जो फसल होती हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। तो ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। इन कारकों के अलावा और भी कई कारक जो हैं वो जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार वनों का विनाश होना, राजस्थान के अंदर जितने भी वन हैं उनका लगातार उनको काटा जा रहा है, जिसके वजह से भी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। अतिचारण भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सारे के सारे कारक जो हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अपन ने मुख्य कारण देखे, इसमें एक तो अरावली का महत्वपूर्ण योगदान है, ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई का योगदान से, अक्षांशीय स्थिति भी देखिए, पवनें भी देखिए, कौन सी पवनें किधर से आती हैं। जब इधर से आती हैं तो अपने साथ कुछ नमी लेके आती हैं, तो नमी से कितनी बारिश होती है, और कई जो है बिना नमी के शुष्क आती हैं, उसकी वजह से और गर्मी बढ़ती है। तो इन पवनों का रोल भी अपन ने देखा है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। शायद आप लोग समझ गए होंगे, फंडामेंटल चीज है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जलवायु का। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।